पहली बार चेहरे पर क्रीम लगाकर, होंठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक और आंखों को हल्की पतली काजल की लकीर से सजाकर शीतल अपने को बार बार आईने में निहार रही थी। हल्के पीले रंग के ड्रेस और लंबे काले बाल में आज वो भला की खूबसूरत नजर आ रही थी। मन के भीतर एक हल्की सी लहर हिचकोले ले रही थी, जिससे उसके हल्के गुलाबी होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती थी, जो उसे बेहद आकर्षण बना रही थी। लाल रंग का गुलाब का फूल लेकर घर से बाहर निकल गई। कुछ ही दूरी पर जाकर उसने एक फ़ोन लगाया। जल्दी अपने घर के सामने वाले बगीचे में आओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है। कुछ ही मिनट में पवन शीतल के सामने आ गया। क्या बात है शीतल, तुमने मुझे इतनी जल्दी पार्क में क्यों बुलाया? कुछ काम है क्या? शीतल शर्माते हुए पवन की आंखों में देखकर अपनी पलकों को झुका लेती है। अपने हाथों में पीछे छुपाकर रखे लाल गुलाब को पवन के सामने करते हुए कहने लगी, आई लव यू पवन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी बचपन से ही। ये क्या बकवास कर रही हो शीतल? पवन गुस्सा दिखाते हुए जोर से चीख उठा। शीतल की आंखें भर आई। उसने अपनी पलकों को नीचे झपकाकर आंसुओं को रोक लिया और एक फीकी मुस्कान होठों पर लाकर कहने लगी, मैं बकवास कर रही हूँ तो आंटी यानी तुम्हारी माँ आज हमारे घर रिश्ते की बात करने क्यों आई थी? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हारे कहने से ही माँ रिश्ते की बात करने आई हैं। वो मुझे अपने घर तुम्हारी पत्नी बनाकर लाना चाहती हैं। बहू और तुम्हें, पागल हो तुम? प्यार कभी मेरे दिल में भी उभरा था तुम्हारे लिए, पर तुम्हारे साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पनप रहे प्यार को दफन कर दिया। ज़िंदगी मुझे बितानी है, माँ को नहीं। शीतल धीमी आवाज़ में बुदबुदाई। मुझ में क्या कमी है? कमी? तुम में अच्छाई क्या है? तुम सिर्फ 10वीं पढ़ी हो और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं अपने बराबर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों की ज़िंदगी सेटल रहे। मैट्रिक पास लड़की से शादी करके समाज में हंसी का पात्र नहीं बनना मुझे। शीतल अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हा 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 हा। उसे ऐसा हंसते देख पवन कहने लगा, पगला गई हो? मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए शीतल से कहा, पवन पवन, आज की तारीख क्या है? तुम्हें कुछ याद है पवन? आज की तारीख से हमारे बीच हो रही बात का क्या संबंध? शीतल, संबंध है पवन। आज 1 अप्रैल है और मैं तुम्हें अप्रैल फूल बनाने यहाँ आई थी। मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है कि तुम कितनी आसानी से उल्लू बन गए। पवन, ये क्या कह रही हो? शीतल, सही तो कह रही हूँ मैं। अपनी काबिलियत जानती हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ तुम्हारे लिए कोई सुशील, और तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे तुम्हारे ही बराबर की हो तो जोड़ी परफेक्ट और बेमिसाल होगी। मैं एक छोटी सी मजाक की और तुम उस मजाक को सच मान बैठे। हंसने लगती है वह फिर ज़ोर से। पवन, अच्छा ये तो तुम इजहार मोहब्बत कर रही थी, वो सिर्फ मुझे परखने के लिए? शीतल, हाँ। आंटी रिश्ते की बात करने आई तो मैं चौंक गई। तुमसे यही कहने आई थी कि आंटी से मना कर देना कि दोबारा रिश्ते की चर्चा ना करें। उससे पहले एक मजाक करके अप्रैल फूल के दिन इन हंसी मजाक की यादों को गुलाब के फूलों की तरह सहेज कर रखना चाहती थी। अच्छा, अब चलती हूँ। शीतल पवन को एक नज़र भर देखकर मुड़ गई। मुड़ते ही उसकी आंखों में एक निर्मल धारा बह निकली। पवन उसे जाते हुए देखता रहा। शीतल के वहां से चले जाने के बाद पवन तेज गुस्से में अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर वह जोर जोर से माँ को आवाज़ देता है, पवन, माँ माँ, कहाँ हो? मेरी बात सुनो, जल्दी सामने आओ। अपने गीले हाथों को पोंछते हुए माँ किचन से बाहर आते हुए, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? अपनी आंखों को तरेरते हुए पवन ने कहा, आप किससे पूछकर शीतल के घर रिश्ते की बात करने गई थी? उस जाहिल को आप मेरी पत्नी बनाकर लाना चाहती थी। आपने सोचा भी कैसे कि मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा? पवन की ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए माँ ने कहा, जाहिल गंवार किसे कह रहे हो? वह मैट्रिक पास है और पढ़ाई से भी ज़्यादा वह एक अच्छी सुशील लड़की है जो घर संभालना अच्छे से जानती है। पिता की मौत के बाद उसने अपनी माँ और छोटे भाई को बाखूबी संभाला है। ऐसे लड़की तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी बनकर आए तो यह तुम्हारे भाग्य हैं। उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। और एक बात, तुमने ही कहा था कि शीतल तुम्हें पसंद है। अपने दोनों हाथों से माँ के कंधे को पकड़ते हुए पवन ने कहा, पसंद में और पत्नी बनाने में अंतर होता है। वो सिर्फ घर संभाल सकती है, मेरे साथ कहीं आने जाने लायक नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसे साथ लेकर जाने में मुझे फ़ख्र हो। समाज में शीतल जैसी लड़की सिर्फ पति का मजाक बनाने के लिए ही होती हैं।
बेटे की ऐसी दकियानूसी बातें सुनकर अपने कंधे से उसका हाथ जोर से झटक देती है और गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर खुद पर शर्म आ रही है। ये संस्कार तो मैंने तुम्हें नहीं दिए थे। तुम्हारी किस्मत खोटी है जो शीतल के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारे जैसे अगर उसे मौका मिला होता तो तुमसे कहीं आगे होती। वो इस घर में आए तो मैं उसकी नहीं तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। तुम तो पढ़े लिखे मूर्ख निकले। वो क्या तुम उसके लायक नहीं हो। तभी टेबल पर रखा फ़ोन मोबाइल बज उठता है। माँ फ़ोन उठाकर हेलो कहती है। दूसरी तरफ से शीतल की आवाज़ आती है, आंटी शीतल बोल रही हूँ। मेरे नसीब में शायद आपकी बहू बनना नहीं लिखा है। आप आकर शगुन का सामान वापस ले जाना। मैं तभी मना कर देती लेकिन माँ और आपके चेहरे की खुशी देखकर मना नहीं कर सकी। पर ज़्यादा दिन इन बातों को बढ़ावा देना ठीक नहीं। पवन बहुत अच्छा लड़का है पर मुझे किसी और से प्यार है। इस वजह से ये शादी नहीं हो सकती। मेरी नादानियों के लिए मुझे क्षमा कर देना। शीतल की आवाज़ रुआंसी हो गई। यहाँ पवन की माँ भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जानती हूँ तुम्हारा प्यार कौन है और माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। बिना अपने बेटे को जाने अनजाने में ही सही मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शीतल ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछकर वह जैसे ही मुड़ी, सामने शीतल की माँ वसुधा खड़ी उसकी सारी बातों को सुन रही थी। क्या कहा तूने? किसी और से प्यार करती है इसीलिए पवन से रिश्ता ठुकरा रही है। पागल हो गई है। मैं महल्ले भर में मिठाई बांट कर आ रही हूँ कि मेरी बेटी के भाग जाग गए। रिश्ता कुछ चलकर मेरे घर आया और एक तू है मेरे नाम को मिट्टी में मिलाने में लगी है। कहते हुए एक तमाचा वो शीतल को जड़ देती हैं। अचानक आहा की एक आवाज़ के साथ वसुधा ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। मम्मा करते हुए शीतल उन्हें उठाने की कोशिश करती हुई अपने छोटे भाई निशांत को आवाज़ देती है। निशांत जल्दी से डॉक्टर अंकल को बुलाकर ला। वो रोते हुए माँ को जैसे तैसे बेड पर लिटा देती है। निशांत तुरंत डॉक्टर अंकल को ले आया। क्या हुआ शीतल बेटा? डॉक्टर साहब पूछते हुए अंदर आ गए। रोते हुए शीतल कहने लगी, देखिए ने अंकल, माँ को क्या हुआ? कुछ बोल ही नहीं रही, हाथ पैर भी ऐंठ गए हैं। ठीक है, घबराओ नहीं, मुझे देखने दो। हाँ अंकल, जल्दी देखिए। डॉक्टर अंकल ने आला लगाए काफ़ी देर तक चेक नब्ज़ देखते रहे, फिर दुखी हो गए। उनकी आंखें भर आई। क्या हुआ अंकल? कुछ अनहोनी के अंदेशे से शीतल चीख उठी। वसुधा जी अभी इस दुनिया में नहीं रही, हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। कहते कहते डॉक्टर की आंखें नम हो गई। शीतल और निशांत दोनों माँ से लिपटकर रोने लगे। दीदी अब हमारा क्या होगा? कहते हुए निशांत अपने दीदी के गले लग गया। शीतल अपने छोटे भाई को गले से लगाते हुए, तू क्यों फिक्र करता है? मैं हूं ना माँ। तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर चल गई? एक बार मुझे माफ़ कर देती, मेरी बात सुन लेती। कहते कहते शीतल फफक कर रोने लगी। 6 महीने बाद अपने घर के किचन में पसीने से तर शीतल रोटियां सेक रही थी। पसीना चेहरे से टपक रहा था और बालों की एक लट उसके गालों पर बार बार आगे पीछे हो रही थी। वह अपने काम में मगन थी और होंठों से गुनगुनाती उसकी मधुर आवाज़। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शीतल गुनगुनाना बंद करके चिल्लाते हुए कहा, निशांत दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। कुछ ही देर में फिर वही दस्तक। आखिर आटे से सने हाथ से ही माथे पर आए लटों को पीछे करते हुए वे दरवाजे पर पहुंच गई। यह क्या, दरवाज़ा खुला ही था। निशांत कहते सामने किसी अजनबी को देखकर वह रुक गई। बालों की लट, पसीने की बूंद और चेहरे पर आटे की लकीर शीतल की सुंदरता को और निखार रही थी। एक बार को तो वह अजनबी उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें शीतल की आंखों में जैसे खो गई। एक सनसनाहट सी फैल गई। शीतल ने ही खामोशी को तोड़ते हुए कहा, कौन है आप? क्या काम है? वह अजनबी जैसे नींद से जागा हो। खुद को संभालते हुए उसने कहा, मेरा नाम अर्पित सिंह है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। यहाँ जो खाली मैदान है वहाँ पर कुछ दिनों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। तुम्हारे घर के बगल में यह जो 4 कमरे खाली हैं, वह चारों कमरे कुछ महीने के लिए किराए पर चाहिए, लेबर लोगों के रहने के लिए। मकान मालिक ने कहा कि इन कमरों की चाबी तुम्हारे पास है, आपसे चाबी लेकर देख लूँ और किराए की बात भी आपसे ही कर लूँ। शीतल बिना कुछ कहे नाक सुखेड़ने लगी। हे भगवान, मेरी रोटी जल गई। वह तेजी से अंदर गई। जली रोटी हटाकर आंच धीमी करके चाबी का गुच्छा लेते हुए अर्पित के हाथ में देते हुए कहने लगी, यह कोई वक्त है आने का? ना पहले आ सकते थे ना बाद में, और सीधे सीधे कहते कमरे की चाबियां चाहिए। मेरी रोटियां जलने से बच जाती।
शीतल की बातें सुनकर अर्पित के होंठों पर एक मुस्कान बिखर गई। अर्पित ने बड़े मासूमियत से कहा, सॉरी, बहुत गलती हो गई जी। कमरों की ओर इशारा करते हुए, इन कमरों का किराया कितना है? शीतल थोड़ा गुस्सा होते हुए, ये लो, आपने कमरे देखे भी नहीं और किराए की बात करने लगे। पहले देख लो, पसंद आए तब किराए की बात करिए। अर्पित होले से मुस्कुराते हुए कहने लगा, कमरे बहुत अच्छे हैं और अब वो जैसे भी हो यही कमरे चाहिए और किराया भी जो बोलेंगे हम दे देंगे। शीतल, जब कमरा देखना ही नहीं था तो खामखा मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? बनवारी अंकल आपको बोल देते कि चारों कमरों का किराया कितना है। अर्पित हंसते हुए, यहाँ नहीं आता तो आपकी मधुर आवाज़ और खूबसूरती से अनजान रह जाता। बाय द वे, आप गाना भी बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं। चाबी का गुच्छा वापस शीतल के हाथ में रखते हुए अर्पित वहाँ से चला जाता है। शीतल अपलक उसे देखते रह जाती है। तभी निशांत आते हुए, दीदी तुम किसे देख रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। किसी को नहीं रे, अपनी गुनगुनाने की आदत से पीठ छुड़ाना चाहती, पर यह लत है कि जाती ही नहीं और कोई भी ऐसा एरा गैरा आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है। निशांत, क्या हुआ दीदी, बड़ी परेशान नजर आ रही हो? शीतल, छोड़, कुछ नहीं हुआ, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोस कर लाती हूँ। 2 हफ्ते बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम जोर से शुरू हो गया था। शीतल जब गारमेंट कंपनी में काम करने निकल जाती तो निशांत अपनी दीदी के चोरी छिपे कंस्ट्रक्शन साइट पर हेल्पर का काम करता था। एक दिन काम करते वक्त निशांत का पैर फिसल जाता है और गिर पड़ता है, जिसे उसके सर पर काफ़ी चोट आती है। साइड पर अर्पित मौजूद था। वो जल्दी से निशांत को अस्पताल में भर्ती करवाता है। शीतल जब शाम को घर आती है तो निशांत नहीं दिखता। वो उसे ढूंढती है, उसके फ़ोन पर कॉल लगाती है तो फ़ोन अर्पित उठाता है। शीतल, हेलो निशांत, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से अर्पित बोलता है, हेलो, मैं अर्पित बोल रहा हूँ। शीतल घबराते हुए, कौन अर्पित? निशांत कहाँ है? उसका फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? अर्पित, देखिए आप घबराए नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। निशांत साइड पर काम करते वक्त गिर पड़ा, उसके माथे पर गहरी चोट आई है, पर अब वो ठीक है। शीतल अचंभित होते हुए, काम वो छोटा है, कोई काम नहीं करता है, किस साइड की बात कर रहे हैं, किस अस्पताल में है? मैं अभी आती हूँ। अर्पित, देखिए आप शांत हो जाएं, सब ठीक है, आप गोयल अस्पताल आ जाइए। शीतल जल्दी से फ़ोन कट करके किचन के एक डब्बे में पैसे लेती है और अस्पताल के लिए निकल जाती है। अस्पताल पहुंचने पर निशांत के माथे पर पट्टी देखकर शीतल की आंखें अपने आप बरस पड़ती हैं। आंसू की बूंदें सीधे निशांत के चेहरे पर गिरती हैं और वो नींद से जागते हुए धीमे स्वर में कहता है, दीदी मैं ठीक हूँ, आप क्यों रो रही हैं? शीतल, तुझे ये फालतू के काम करने की क्या सूझी? क्यों तू मेरे बिना पूछे और मेरी गैर हाजिरी में काम करने गया? मैंने तुझे कभी कुछ कमी होने दी क्या? अभी कुछ कम पड़ रहा था तो मुझसे कहता और मैं ज़्यादा काम करती। नहीं दीदी, करहाते हुए निशांत कहने लगा, आपको दिन रात मेहनत करते देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मैंने सोचा मैं भी कुछ काम करूँगा तो आपको थोड़ी राहत भी होगी। और दीदी, आपकी शादी भी तो करानी है, वो भी धूमधाम से, तो मैं भी करूँगा तो कुछ पैसे बच जाएंगे। निशांत की बातें सुनकर शीतल भावुक हो जाती है और निशांत के गले लगकर खूब रोती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, तू मेरी शादी की फिक्र मत कर, हम दोनों बहन भाई साथ रहेंगे, कोई शादी वादी नहीं होगी। तू पहले अच्छे से ठीक हो और जी लगाकर पढ़ाई कर और मेहनत कर। मैं तुझे बड़ा अफसर बनते देखना चाहती हूँ, कोई हेल्पर वेल्पर नहीं। कहते हुए वो रोने लगी। बस भी करिए, रो रो कर पूरा हॉस्पिटल डुबोने का इरादा है। आप दोनों भाई बहन ऐसा जुल्म तो मत करिए, बेचारे दूसरे मरीज जिनको तैरना भी नहीं आता वो डूब जाएंगे। अर्पित अंदर आते हुए कहने लगे। सुनकर तीनों हंसने लगे। शीतल अर्पित को देखकर कहती है, आप तो वही हैं जो उस दिन कमरा देखने आए थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्पित ने हंसते हुए कहा। निशांत बीच में ही कहने लगा, दीदी मैं इनकी ही साइड पर काम कर रहा था और मुझे अस्पताल लाने वाले भी ये अंकल ही हैं। शीतल जैसे ही अर्पित की ओर देखकर कुछ कहने जाती है, अर्पित शीतल के हाथों में निशांत का फ़ोन देते हुए, अब थैंक्स मत कहना, मुझे नहीं पता था निशांत आपका भाई है, आपसे दोबारा मुलाकात हो गई। शीतल गुस्सा होते हुए, थैंक्स और आपको किस बात का? एक बच्चे को काम करने पर रखने से पहले इतना भी नहीं देखते कि उसकी उम्र काम करने की है भी या नहीं? निशांत धीरे से कहता है, अरे दीदी, इन्होंने मुझे काम के लिए नहीं कहा था और न इन्होंने मुझे काम पर रखा था, वो ठेकेदार से मैंने ही ज़बरदस्ती काम मांगा था। ये तो संयोग से साइड देखने आए थे
और अपनी गाड़ी से मुझे तुरंत अस्पताल ले आए। शीतल अपने बर्ताव पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगी। अर्पित ने कहा, अब सॉरी मत कहना, और हाँ, ये आंसू भी मत बहाना। निशांत को कल शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। फ़ोन में मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक कॉल कर देना। मैं सुबह फिर आता हूँ, कहकर वहाँ से जाने लगता है। सुनिए, शीतल ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। बिना सोचे समझे मैं कुछ भी बोल गई, और बहुत धन्यवाद जो आपने सही वक्त पर इसे अस्पताल ले आए। अर्पित हंसते हुए, अब मिलना जुलना लगा ही रहेगा। मेरा मतलब है, अगर साइड पर कुछ ज़रूरत आन पड़ी और आपकी हेल्प चाहिए तो करेंगी ना शीतल? जी जी, बन पड़ेगा, ज़रूर करूँगी। अर्पित वहाँ से चला जाता है और शीतल निशांत को फल काट कर खिलाने लगती है। अगले दिन अर्पित सुबह सुबह ही हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर से बात करने पर शीतल से कहता है, आप घर हो आइए, मैं रुकता हूँ। शाम को आप दोनों को घर छोड़कर मैं अपने घर जाऊँगा। 2 दिन से घर नहीं गया, माँ चिंता कर रही होंगी। शीतल, आप कल रात घर नहीं गए थे तो कहाँ थे? अर्पित, मैं मजदूर के साथ ही था और अभी कुछ दिन यहीं रहने वाला हूँ। घर जाकर कुछ ज़रूरी सामान ले आता हूँ। माँ के भी कॉलेज में वेकेशन शुरू हो गए हैं तो वह गांव जाने वाली हैं। शीतल आश्चर्य से, माँ कॉलेज क्यों जाती हैं? अर्पित, प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं। शीतल के चेहरे पर एक उदासी सी आ जाती है। अर्पित के पूछने पर कि अचानक वो उदास क्यों हो गई, पर वह कुछ कहती नहीं है और घर के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद अर्पित निशांत से पूछता है, आखिर तुम्हारी दीदी का चेहरा उतर क्यों गया? निशांत एक ठंडी आह भरते हुए, दीदी जब 10वीं में थी तब एक्सीडेंट में पिताजी गुजर गए। मैं बहुत छोटा था और माँ बीमार रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी दीदी पर आ गई। वह घर भी संभालती, बाहर भी कुछ न कुछ काम करके 2 पैसे कमा लाती, और अपनी मैट्रिक की परीक्षा भी बढ़िया से पास कर गई। वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहती थी, पर मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। निशांत की बातें सुनकर शीतल के प्रति एक सम्मान और प्यार की तरंग जाग गई। वैसे भी शीतल पर मोहित तो वो पहले से ही था। शाम को अर्पित निशांत को डिस्चार्ज कराकर दोनों बहन भाई को घर छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अर्पित के जाने के बाद निशांत अपनी दीदी को छेड़ते हुए कहता है, दीदी अंकल कितने अच्छे हैं, इनके जैसा ही कोई राजकुमार आपके जीवन में भी आएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। शीतल अपनी आंखों को मटका के हुए गुस्से से कहती है, बहुत बड़े हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। छोटे हो, छोटे ही बनकर रहो। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं दुखी हूँ? जिसके साथ इतना प्यार करने वाला भाई हो वो खुशी रहेगी ना। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। मुझे तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बना। निशांत, दीदी मुझे लगता है आप बहुत पढ़ोगी, बहुत आगे तक जाओगी, एक ठंडी आह भरते हुए शीतल ने कहा। अब मैं क्या पढ़ूंगी, तुम पढ़ लो, समझूंगी, मैंने पढ़ लिया। काफ़ी देर तक दोनों भाई बहन नोक-झोंक करते रहे। अस्पताल के टेंशन से निकलकर नोक-झोंक और हंसी मजाक करते करते जाने दोनों कब सो गए। अगली सुबह निशांत की चोट के कारण शीतल अपने काम से छुट्टी ले रखी थी। दिन भर वो निशांत का वैसे ही ध्यान रख रही थी जैसे डॉक्टर ने कहा था। शाम को अर्पित अपना ज़रूरी सामान लेकर उन्हीं 4 कमरों में से एक में रहने आ गया। उसने जानबूझकर शीतल के नज़दीक वाला कमरा रहने के लिए लिया। शीतल ने चाय बनाई और अर्पित को भी चाय का निमंत्रण दिया। शीतल के हाथ की बनी चाय पीकर अर्पित स्वाद की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाया। अगले दिन भी शीतल निशांत की परवाह करते हुए काम पर जाने से आनाकानी करने लगी। निशांत गुस्सा होते हुए कहने लगा, आप मुझे बच्चा समझ रही हूँ, मैं अब 15 साल का आदमी बन गया हूँ, अपना ध्यान भी रख सकता हूँ और आपका भी। दूर से अर्पित दोनों की बातें सुनकर हंस पड़ा। उसने शीतल से कहा, अब मैं भी हूँ यहाँ, मैं बीच बीच में इसे देख जाऊँगा, आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। वैसे भी निशांत सही कह रहा है, अब वो हम दोनों से भी बड़ा बन गया है। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे शीतल के व्यवहार और उसकी कार्यकुशलता, दूसरों की मदद करने के स्वभाव से शीतल ना जाने कब अर्पित के दिल में अपना घर बना बैठी। वह चोरी चुपके उसे निहारा करता और किसी न किसी बहाने से उसके आसपास ही रहा करता। यहाँ शीतल के मन में भी किसी कोने में अर्पित की एक अच्छी छवि बन गई थी। एक दिन मौका पाकर अर्पित शीतल से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहने लगा, शीतल, मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे पहली नज़र का प्यार हुआ है। तुम्हारी सरलता और सादगी ने न जाने कब मेरे दिल में अपना घर बना लिया। मैं चाहता हूँ मेरे घर को भी अपना घर बना लो।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी करके जीवन संगनी बनाकर मेरा हमसफ़र बन जाओ। अर्पित की ऐसी बातें सुनकर शीतल आवक से खड़ी रहती है। वह क्या जवाब दे उसे नहीं सूझ रहा था। उसे चुप देखकर अर्पित उदास होते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता आया हूँ और सदा करता रहूँगा। मैंने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कोई फीलिंग है या नहीं। बिना सोचे अपने प्यार का इकरार कर बैठा। संजीदा होते हुए शीतल ने कहा, अर्पित जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं। आपको कोई भी अपने बराबर की अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी। क्यों मुझ गरीब और कम पढ़ी के साथ अपने जीवन को नर्क बनाना चाहते हैं? वैसे भी निशांत मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं छोड़ नहीं सकती। शीतल की बात सुनकर अर्पित ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, पागल हो गई हो? ये किसने कहा निशांत को छोड़ने के लिए? तुम साथ दोगी तो हम दोनों मिलकर उसे पढ़ाएंगे। और तुमसे किसने कहा कि तुम कम पढ़ी लिखी हो? अपने भाई का ध्यान रख रही हो, घर और काम दोनों संभाल रही हो, किसी पर आश्रित नहीं हो। तुम जैसी संगनी मेरे जीवन में आएगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अर्पित और शीतल बात कर ही रहे थे। शीतल कुछ कहने जा रही थी, तभी उसके पड़ोस की नीमा आंटी दोनों को एक साथ देकर मुंह बिचकाते हुए कहने लगी, नीमा, शीतल, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ इस अजनबी का तुम्हारे घर आना जाना, उठना बैठना बहुत चल रहा है। तुम अकेली रहती हो, इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए करती रहो और कोई कुछ नहीं कहे। अपनी मनमानी चलाती रहो। हमारे घर में भी बहू बेटी है, ये सब देखकर उन सब पर क्या असर पड़ेगा? वह भी यही सब सीखेंगे। तुम तो हो ही ऐसी, पहले भी इन हरकतों की वजह से तुम्हारा रिश्ता टूट गया। तुम्हारे ही कारण तुम्हारी माँ इस सदमे से उभर ना पाई और दुनिया से चल बसी। शीतल कब से उनकी बकवास सुने जा रही थी। उसके बर्दाश्त की सारी हदें खत्म हो गई। उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, बस भी करिए, क्या कहे जा रही हैं आप? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हैं। मेरी वजह से माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह कहते हुए आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? बेटी नहीं हूँ आपकी, पर बेटी जैसी हूँ। उनका और मेरा आत्मीयता का अंदाज़ा आपको नहीं है। आप नहीं जानती कि वो मेरे लिए क्या थी और अब भी है। नीमा, जानती हूँ, तभी कह रही हूँ तुम्हारी जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे। कौन भला माँ ये बर्दाश्त करती कि जहाँ वे खुशी खुशी रिश्ता देकर आई है, एक क्षण में वहाँ से बेटी रिश्ता तोड़ आई है, वो भी इसीलिए कि किसी और से प्यार करती है। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। नीमा आंटी की कड़वी बातें शीतल को घायल कर रही थी। उनकी जली कटी बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू बह निकले। शीतल की आंखों में आंसू देखकर अर्पित विचलित हो गया। उसने जो भी सुना उसे अनसुना कर दिया। उसका दिल ये हरगिज़ मानने को तैयार नहीं था कि शीतल जैसी सुशील लड़की ऐसी वैसी हरकत कर सकती है। नीमा आंटी की तरफ देखते हुए अर्पित ने कहा, दूसरों के घर झांकने से ज़्यादा अगर आप अपने घर पर ध्यान देंगे, आपकी बहू बेटी बिगड़ेंगी नहीं। उनके बिगड़ने का कारण शीतल ही नहीं हो सकती, वो एक देवी स्वरूप है। और यह बात मैं भी जान लीजिए कि हम दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और अब कृपया करके अपने काम से काम रखेंगे तो बेहतर होगा। कहते हुए अर्पित ने जोर से दरवाज़ा नीमा आंटी के मुंह पर बंद कर दिया। रोती हुई शीतल के आंसुओं को पोंछते हुए अर्पित कहने लगा, पहली बार तुम्हें इतना टूटता हुआ देखा है। जानता हूँ और पूरा यकीन है मुझे जो कुछ भी हुआ होगा उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। इतने दिनों से मैंने तुम्हें अच्छे से जाना है। अर्पित की ऐसी बातें सुनकर शीतल भावुक होकर उसके गले लग जाती है और कुछ देर के बाद शीतल कहती है, अर्पित, दरअसल बात यह है कि पवन हमारे अगली गली में रहता था। बीच में ही शीतल को रोकते हुए अर्पित ने कहा, मुझे तुम्हारे कल से कोई लेना देना नहीं है और नहीं कुछ जानना चाहता हूँ। मैं जितना तुम्हें जानता हूँ उससे ये समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। शीतल ने कहा, मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ ताकि भविष्य में कोई नीमा आंटी कीचड़ न उछाल सके। पवन में और साथ ही पले बढ़े, पर पापा की मौत के बाद मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी और पवन पढ़ता रहा। मेरे मन में पवन को लेकर एक अलग भाव थे। मुझे लगने लगा कि मैं उसे प्यार कर, और माँ ने भी कहीं न कहीं मेरे भाव को पढ़ लिया। उसने पवन की माँ से बात की। आंटी भी कहीं न कहीं मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी और इसीलिए झटपट उन्होंने शगुन भी भेज दिया। पर जब मैं पवन से अपने प्यार का इकरार करने गई तो उसने बताया कि किसी पढ़ी लिखी और अपने बराबर की लड़की से शादी करना चाहता है। मैंने आंटी से झूठ कह दिया कि मुझे कोई पसंद है, इसीलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। अब इनके पीछे मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि माँ और आंटी हमें ज़बरदस्ती की शादी में न बांध पाएँ। और जब मैं आंटी से बातें कर रही तो माँ ने सुना
और उन्हें सदमा लगा। वो भी मुझे नहीं समझ पाई। कहते कहते शीतल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अर्पित ने उसे संभालते हुए कहा, मैं पहले ही जानता कि तुम गलत हो ही नहीं सकती। माँ की मौत के बाद मुझे समझ आया कि वो प्यार नहीं, सिर्फ लगाव था, और वो लगाव भी ख़त्म हो गया। उसके बाद वो लोग भी यहाँ से चले गए। इतना कहकर शीतल चुप हो गई। अर्पित ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें आज जानता हूँ, और आज से ही हो जो मेरे लिए परफेक्ट हो। अब ये आंसू पोंछकर हंसी खुशी शादी की तैयारी में लगते हैं। माँ को कल ही कहकर तुमसे मिलने बुलाता हूँ। मेरी पहली शादी है तो समझ नहीं रहा क्या करूं। मैं तो 4-5 कर रखे हैं, शीतल बेबाक से कह गई। दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। पीछे से निशांत हंसते हुए, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। अगले 2 दिन में ही अर्पित की माँ जानकी देवी शीतल को देखने आ गई। शीतल की सुंदरता और सादगी ने उनका मन मोह लिया। वो उसका चेहरा देखते हुए सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे अपने बेटे की पसंद बहुत पसंद आई। अब जल्द से जल्द दुल्हन बनकर अपना घर और अर्पित को संभालो और मुझे रिटायरमेंट दे दो। शीतल अपनी पलकों को झुकाते हुए शर्म से सर को नीचे कर लेती है। जानकी देवी फिर हंसते हुए निशांत से कहती है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है माँ, और सास दोनों का रोल प्ले करना है, तो इस शादी की तैयारी में मेरा हाथ बटाना होगा। जी आंटी, मैं तैयार हूँ, निशांत ने तपाक से कहा। 1 हफ्ते की तैयारी के बाद शीतल अर्पित की अर्धांगिनी बनकर उसके घर आ गई। गृह प्रवेश की रीति खत्म करके नई शुरुआत, नई जिंदगी, नए सपनों की चुनरी माथे पर धर वो सुहाग सेज पर बैठी अर्पित का इंतजार करने लगी। आखिर वह पल भी आ ही गया जब अर्पित उसके सामने बैठा उसे निहार रहा था। घूंघट उठाने से पहले अर्पित शीतल का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, अर्पित, कहते हैं पहली रात जब अपनी दुल्हन का चेहरा देखो तो मुंह दिखाई देनी पड़ती है, जो कि दुल्हन के लिए अनमोल धरोहर होती है, जिसे वो यादगार के तौर पर हमेशा अपने पास रखती है। साथ में तुम्हें कुछ देने जा रहा हूँ, बदले में मेरी इच्छा है कि तुम भी आज मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ। शीतल, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, पर जो भी कहोगे मेरे से बन पड़ेगा तो ज़रूर करूँगी। ये सुनकर अर्पित थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहता है, देखो मुकर मत जाना अपनी बातों से। शीतल ने भी तेज में कहा, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, आप बोलिए तो सही। शीतल के चेहरे पर जो से घूंघट उठाते हुए अर्पित ने शीतल के हाथ में कुछ किताबें रखते हुए कहा, यह मेरे मुंह दिखाई है, और अब तुम अपने सपनों को पूरा करो। ये मेरी चाहत है, मैं चाहता हूँ तुम आगे की पढ़ाई जारी करो। मैंने फार्म भी भर दिए हैं और जूनियर कॉलेज से बात भी कर ली है। तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट कराना है, आगे भी पढ़ना चाहो तो बेशक पढ़ सकती हो, पर मैं खुद को 5 साल से ज़्यादा रोक नहीं पाऊंगा। कहते हुए अर्पित हंसने लगा। शीतल की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए उसने कहा, अर्पित, हमारे सुहागरात पर यह कैसा तोहफा दे रहे हो, दूर रहने का, वो भी 5 साल। मेरा कम पढ़ा होना तुम्हें भी खल गया, इसीलिए मुझे पढ़ाने के बाद मुझे अपनाओगे। तुम्हारी भी सोच पवन जैसी ही निकली। उसने मुझे साफ साफ कहकर अपनी भावना को मान रखा, पर तुम तो सिंदूर के नाम पर मेरी भावनाओं का मजाक बनाकर रख दियो। नहीं जानती थी कि तुम मुझे कम पढ़ी लिखी का ताना इस कदर दोगे। शीतल की ऐसे बातें सुनकर अर्पित आहत हो उठा। उसने शीतल को रोकते हुए कहा, बस करो शीतल, तुम जानती हो क्या कह रही हो। मेरे प्यार को तुमने इतना ही समझा। शीतल समझ ही तो नहीं पाई कि प्यार होता क्या है, प्यार जैसा कुछ होता भी है या नहीं। एक के हाथों मजाक बनने पर भी बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, तुम्हारी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो जैसी हूँ वैसी ही अपना रहे हो। ये नहीं जान सकी कि तुम्हारा मन भी काला ही निकला। मैंने सोचा अपने प्यार को भुला दियो, कम से कम तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो वो भी मेरा जीवन सार्थक हो जाए। कहते कहते शीतल जोर जोर से रोने लगी। शीतल को इस तरह रोता देखकर अर्पित उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, तुम गलत सोच और बोल रही हो। उस दिन अस्पताल में जब निशांत ने बताया था कि तुम पढ़ने में तेज हो और आगे पढ़ना चाहती हो, तभी मैंने ठान लिया था कि तुम्हें किसी भी हालत में पढ़ाऊंगा। इसके लिए तुम्हें पत्नी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और खुद से भी ज़्यादा करता हूँ। दूसरे कोई भी एरा गैरा पवन या नीमा जैसी औरत फिर तुम्हें ताना या कुछ कहने दे। और रही बात दूर की, तो हम साथ हैं,
बस तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब न हो इसीलिए शरीर से दूर रहूँगा। ये 5 साल हम दोनों के इम्तिहान के दिन होंगे, जिसे एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास से ही पास किया जा सकता है। और तुम नहीं पढ़ना चाहती हो तो रहने दो, पर मेरे प्यार को गाली मत दो। मैं दिलो जान से तुम्हें चाहता हूँ और मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है, और कुछ नहीं। वह किताबों को उठाकर वहाँ से हटता है। शीतल अर्पित से वो किताब लेते हुए कहती है, तुमने मुँह दिखाई मांगी थी, तो अब मेरी बारी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी ये तुम्हें पसंद आए। कहते हुए शीतल अर्पित के चेहरे को हाथों से उठाकर ऊपर करते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो मेरी घटिया सोच के लिए अर्पित। मैं नहीं जानती थी इतना बड़ा आरोप लगा दोगी मेरे ऊपर। मैं तुम्हारा यह अपना सपना नहीं, हमारा सपना पूरा करना चाहता था, शीतल करना चाहता था। यानी कि अब ख़त्म हो गया। अर्पित नहीं जानता हूँ और यकीन है हमारे सपने को तुम ज़रूर पूरा करोगी। अर्पित के इतना यकीन भरी बातें सुनकर भावुक होकर वैसे अर्पित के गले लग जाती है। अर्पित इतने प्यार से गले लगोगी तो मैं तुम्हें बाहों में कैद से रिहा नहीं कर होने दूंगा। फिर तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में 5 साल के बदले 10 साल लग जाएंगे। शीतल 10 साल क्यों अर्पित? क्योंकि हर साल तुम नन्हे मुन्ने की अम्मा जो बनती जाओगी। अर्पित की बेतुकी बातें सुनकर शीतल हंसने लगती है और फिर अर्पित भी। दोनों हंसते हुए काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। शीतल अर्पित से दूर होते हुए कहती है, अर्पित इस उम्र में मैं कॉलेज जाऊंगी तो सब क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर। और निशांत भी मुझसे आगे है, वो भी बोलेगा बड़ी होकर भी छोटी क्लास में हूँ। अर्पित कोई नहीं हंसेगा और पढ़ने वाले बुढ़ापे तक पढ़ते हैं। फिर तुम्हारी उम्र तो अभी बच्चों वाली ही है, देखा नहीं कैसे बच्चों सी लड़ रही थी मेरे साथ। कहते हुए अर्पित हंसने लगा। आज शीतल सुबह से ही उत्साहित थी। हो भी क्यों नहीं, उसका कॉलेज का पहला दिन जो था। किसी छोटे बच्चे की तरह वह बैग से भरी किताबें अंदर रखती, कभी बाहर निकालती, बैग कभी इस कंधे पर तो कभी उस कंधे को लगाकर आईना देखती। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, गाते हुए वह उधम मचा रही थी। अर्पित उसकी इस हरकत से आनंदित हो रहा था। पूरी तरह तैयार होने पर शीतल अर्पित से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा पढ़ पाऊंगी। तुमने तो निशांत को भी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और मेरे सपनों को भी पंख दे दिए। अपनी बाहों के घेरे में बढ़ते हुए अर्पित ने कहा, सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हमारे हैं। सकुचाते हुए शीतल ने कहा, वो तो ठीक है, पर हमने माँ को बताया ही नहीं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो अर्पित, माँ भला क्यों इनकार करेंगी, बल्कि उन्हें खुशी होगी। तभी अंदर प्रवेश करते हुए माँ कहती है, कौन सी खुशी की बात कर रहे हो तुम दोनों? शीतल ये बैग लेकर कहाँ जाने की तैयारी है? शीतल खुशी खुशी से बताती है, माँ जी आज से मैं कॉलेज जा रही हूँ। अर्पित ने मेरा एडमिशन करवा दिया है। ये सुनकर माँ नाराज़ होकर अर्पित को घूरते हुए गुस्से से कहती है, अर्पित तुम्हें मुझसे पूछने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि शीतल कॉलेज जाएगी या नहीं। अर्पित ने माँ के कंधे को बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहा, माँ मैं जानता था आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ी लिखी और बहुत समझदार हैं और खुद एक प्रोफेसर हैं। शिक्षा का क्या महत्व है हमसे बेहतर आप समझती हैं माँ। हाँ समझती हूँ, तभी जानती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई शादी से पहले की थी, बाद में नहीं। एक शादीशुदा पत्नी को अपना घर और पति का ध्यान रखना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई शादी के बाद पॉसिबल नहीं होता। अर्पित, क्यों पॉसिबल नहीं है माँ? मुझे मेरा पूरा यकीन था, कोई कुछ कहे कुछ समझे, लेकिन आप और मैं हमेशा ढाल बनकर शीतल के साथ खड़े रहेंगे। पर मुझे लगता नहीं आप चाहती कि शीतल आगे बढ़े। माँ, हाँ मैं नहीं चाहती शीतल आगे बढ़े। पहले जैसा अब माहौल नहीं है। मैं देखती हूँ लोगों को बहकने में देर नहीं लगती। तुम नहीं जानते कौन क्या कब कौन सा रंग दिखा दे। शीतल अभी एक समझदार पत्नी और बहू है। घर में निकलते 10 लोगों के बीच में कहीं ये आधुनिकता के रंग में रंगने जाए। अर्पित, वाह माँ वाह, क्या सोच है आपकी। अगर आप जैसी सोच पिताजी की भी होती तो आप आज इन्हीं 4 दीवारी में कैद होती है। आपको यकीन हो या न हो, मुझे शीतल पर पूरा भरोसा है। वे कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसे घर या हमारी इज्जत पर आँच आए। आपको शीतल का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए था, पर आप ये साबित कर रहे हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत कभी ये नहीं चाहती दूसरी आगे बढ़े, पर जिसे जो करना हो करे और समझे। शीतल को पढ़ना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर शीतल उदास होकर कहती है, घर का माहौल बिगाड़कर मुझे कुछ नहीं पढ़ना लिखना। ऐसे में तो मेरा ध्यान भी किताबों की पढ़ाई से नहीं लगेगा। आप दोनों मेरे कारण मत मुटाव कीजिए। अर्पित, शीतल तुम कॉलेज जाओ,
दोस्तों के बीच रहोगी तो मन भी लगेगा और घर की बातें भी ध्यान से निकल जाएंगी। ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन सब पर ध्यान मत दो। धीरे धीरे माँ को भी समझ आ जाएगा। शीतल भगवान को और माँ को प्रणाम करके अपने नए सफ़र पर चल पड़ती है। शीतल घबराई सकुचाई सी कॉलेज पहुँचती है। वह डरी डरी अपनी पलकों को झपकाती है तो कभी आंखों से दाएं बाएं घूमती अपनी क्लास को ढूंढ रही थी। इतने सालों बाद कॉलेज के माहौल को देख वो थोड़ा सहम सी रही थी। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। माफ़ करें। शीतल उस आवाज़ की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बालों की लट झूल गई। उसने देखा एक नौजवान उसी को आवाज़ दे रहा था। शीतल ने पूछा, तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? जी, मेरा नाम संजय है। कब से अपना अपना कॉमर्स का क्लास ढूंढ रहा हूँ पर मिल ही नहीं रही। क्या बता सकती हैं कि कहाँ है? उसकी नज़र शीतल की सुंदरता को निहार रही थी। शीतल थोड़ा सुकुचाते हुए कहने लगी, मैं आर्ट्स की क्लास ढूंढ रही हूँ, मुझे भी नहीं मिल रही। शीतल की बात सुनकर संजय हंसने लगा। मैं पूछा भी तो किसी अजनबी से। लगता है तुम भी मेरी तरह पहले ही दिन कॉलेज आई हो। शीतल ने मुस्कुराकर हाँ कहा तो दोनों हंसने लगे। चलो दोनों साथ में ढूंढते हैं। शीतल ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही आगे चलकर दोनों को बड़े अक्षरों में लिखा दिख गया, कॉमर्स क्लास और आर्ट क्लास। दोनों मुस्कुराकर अपनी अपनी क्लास में चले गए। शीतल की कदकाठी ऐसी थी कि सीनियर होने के बावजूद वो इन सब की हमउम्र ही लग रही थी। लंच ब्रेक में शीतल कैंटीन से अपने लिए कुछ खाने के लिए ले रही थी। तभी संजय भी कैंटीन में था। शीतल को देखकर उसने कहा, हेलो आर्ट। शीतल उसे घूरने लगी। घूरो मत, नाम बता दो, नाम से बुलाया करूँगा। यहाँ पहली मुलाकात तुमसे हुई, क्लास अलग है तो क्या मेरी कॉलेज की पहली दोस्त हो तुम ही हो? शीतल ने सर को हाँ में हिलाते हुए कहने लगी। शीतल नाम है मेरा। ओह, तभी तुम शीतलता से सिर्फ सर हाँ या ना में हिलाकर जवाब देती हो। नहीं नहीं, मैं बहुत बोलती हूँ, पर वो आज पहला दिन। फिर दोनों हंसने लगते हैं। कॉलेज से आने के बाद शीतल कॉलेज की हर बात अर्पित को बताती है, यहाँ तक कि संजय से पहली मुलाकात और दोस्ती के बारे में भी। शीतल ने अपनी पढ़ाई से शिक्षकों के बारे में मन में बढ़िया जगह बना ली थी। कोई भी प्रोग्राम हो शीतल उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। कभी कभी दोस्तों और सहेलियों के साथ कहीं जाना भी होता तो अर्पित मना नहीं करता, पर माताजी ज़रूर कहती कि देखो पंख फैलाने लगी है, संभल जाओ। उनकी बातों को अर्पित नज़रअंदाज कर देता। धीरे धीरे पूरा साल खत्म हो गया और शीतल बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। अब जी जान से इंटर बोर्ड की तैयारी में जुट गई। कुछ दिनों के वेकेशन के बाद जब वो कॉलेज पहुंची तो एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसे देखकर वो चौंक गई। आखिर कौन है वो और उसके आने से क्या असर? सेकेंड ईयर के पहले दिन पहला लेक्चर लेने जो टीचर आए उसे देखकर शीतल चौंक गई। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आए। ये यहाँ कैसे? पहले से हालत ख़राब दिख रही थी, क्या हुआ होगा यहाँ? शीतल के मन में तरह तरह के सवाल दिख उठ रहे थे। वहाँ शीतल को देखकर टीचर अचंभित था। वे शीतल से कुछ बात करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ध्यान आया क्लास भरा हुआ है। उन्होंने शीतल से कहा, रिसेस में मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चारों तरफ देखते हुए शीतल ने धीरे से कहा, जी पवन सर। रिसेस में शीतल अपने क्लास में बैठी रही। आज वो कैंटीन भी नहीं गए। संजय ढूंढता हुआ शीतल की क्लास में आया। उसे खोया देखकर पूछने लगा, क्या हुआ? उदास और खोई खोई नजर आ रही हो। शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत पूछने पर उसने कहा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और कोई बात नहीं। संजय के मन शीतल को लेकर कुछ अलग ही भाव थे। उसकी उदासी उसे खल रही थी। संजय शीतल को प्यार करने लगा था। वह उसकी पहली क्रश थी। कॉलेज छूटने के बाद शीतल घर जाने लगी। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, शीतल रुको। शीतल उसे जानी पहचानी आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि वह कौन है। वह उस आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। पवन तेज़ कदमों से चलकर शीतल के आगे आते हुए, तुम मेरी आवाज़ को अनसुना क्यों कर रही हो? शीतल में कोई अनसुना करने लगी। चलो कहीं कॉफ़ी पर चलते हैं, बहुत दिनों बाद मिली हो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर सोचकर शीतल पवन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों साथ जाने लगते हैं। दोनों को साथ जाते देख संजय को बहुत बुरा फील होता है। वो गुस्से से उन्हें जाते हुए देखता रह जाता है। वहाँ कॉफ़ी शॉप पहुंचकर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर देकर पवन आमने सामने बैठते हुए शीतल से कहता है, शीतल मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे घर गया था, पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। मैं एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। माफ़ी? और मुझसे क्यों? शीतल अचंभित होते हुए पूछा। पवन शीतल में जान गया था कि अप्रैल फूल के दिन तुमने जो कहा वो सच था। तुम सच में मेरे से बचपन से प्यार करती थी। मेरे बेरुखे व्यवहार के कारण तुमने अपने प्यार को मजाक का नाम दे दिया और बड़ी
आसानी से सारा इल्ज़ाम अपने अपने ऊपर ले लिया। तुम्हें शादी से इनकार नहीं था, मेरे इनकार के बाद तुमने इनकार किया, झूठा बहाना बनाकर। इस झूठ ने तुमने तुम्हारी माँ छीन ली। अब इन सब बातों का क्या मतलब है पवन? बात खत्म हो गई, मैं सब कुछ भूल गई, तो अब ये बीती बातें मुझे क्यों याद दिला रहे हो? शीतल थोड़ी रुआंसी होते हुए बोली। मतलब है शीतल, पवन ने जोर देते हुए कहा। जब से मुझे ये पता चला है कि मेरे कारण इतना कुछ हुआ, मैं तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। मुझे कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद आने लगी, हर वो लम्हा जो साथ बिताए थे याद आने लगे। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो सब कुछ भुलाकर हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जो भी तुम्हारा पति है उसे भूल जाओ और हम दोनों मिलकर नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तुम तो बचपन से मुझे प्यार करती थी और प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। कहते हुए उसने शीतल का हाथ थाम लिया। पवन की सारी बातें सुनने के बाद शीतल कुछ सोचते हुए अपने हाथों को खींच लेती है और पवन की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, सच कह रहे हो पवन, प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे खुशी हुई कि मेरे प्यार की कदर कर रहे हो। मेरा प्यार जाग गया और तुम मुझे शादीशुदा होने के बाद भी अपनाने को तैयार हो। जानते हो पवन, मेरे और अर्पित के बीच अभी तक पति पत्नी वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं सकी थी। अर्पित के साथ रहना मेरी मजबूरी है। अच्छा हुआ तुम आ गए और मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी। सच शीतल, तुम मेरा साथ दोगी? हाँ पवन, तुम मेरा पहला प्यार हो। तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ, पर अभी कुछ दिनों मुझे वहीं रहना होगा ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ और तुम्हारे लेवल तक तो आ जाऊँ। तब हम टीचर और स्टूडेंट नहीं रहेंगे, बस कभी कभार यही कॉफ़ी शॉप में मिला करेंगे। बोल विचार। हाँ मंजूर। पवन ने हाँ में हाँ मिलाया। दोनों खुशी खुशी से वहाँ से चले गए। वहाँ कॉफ़ी शॉप में साइड में बैठी अर्पित दोनों की बातें सुनकर हैरान था। उस शीतल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो आखिर तब तक सुनकर भी चुपचाप बैठा रहा और उनके जाने के बाद वो भी घर चला गया। घर पहुंचने पर अर्पित शीतल से पूछता है, लगता है अभी आई हो, कहीं गई थी क्या? नहीं अर्पित, कॉलेज से सीधे घर आई हूँ। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए तो मुझे लगा अभी आई हो। शीतल ने बात अनसुना कर दिया। अगले दिन से शीतल जल्दी कॉलेज जाती और आने में देर करने लगी। अक्सर कॉलेज के बाद पवन से मिला करती। एक दिन बातों बातों में शीतल पवन से पूछ बैठी, पवन अब तो हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, पैसों की भी तुम्हारे पास कमी नहीं रही, फिर तुम ये साधारण से कॉलेज में क्यों पढ़ाने आए हो? तुम्हारे सपने का क्या हुआ? एक ठंडी हवा भरते हुए पवन ने बताया। शीतल, तुम्हारे मना करने के बाद मैं गुस्से में था। माँ बहुत समझाती रही कि चलकर एक बार बात करते हैं, शीतल मान जाएगी, पर मैं नहीं आया और ना माँ को आने दिया। मैं अपने साथ काम करने वाली लड़की प्रिया से शादी कर लिया, पर वो अपने तेवर दिखाने लगी। उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी तरक्की होती गई और बहुत जल्दी वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच गई। उसके बाद तो आए दिन लड़ाई झगड़ा। मैंने उस पर विश्वास करके अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर दी थी कि कम से कम अब शांति बनी रहे, पर इसके बाद तो लड़ाई झगड़े की चरम सीमा हो गई। आखिर तंग आकर मैंने उसे तलाक देकर दूर हो गया। पवन की बातें सुनकर शीतल जो जानना चाहती थी जान गई, पर वो पहले की भांति पवन से मिलती रही। अब वो अपने पति अर्पित से कह भी देती कि पवन के साथ हूँ और देर हो जाएगी। अर्पित की माताजी हमेशा शीतल को ताने मारती रहती, कहती कि देख लिया, अर्पित कहती थी ना कि शादी के बाद पढ़ाओगे तो कम, पढ़ाई में कम और मटर गश्ती में ज़्यादा मन लगता है। अर्पित चुपचाप सब बातें सुनता रहता, पर कभी कुछ जवाब नहीं देता। कॉलेज में इंटर ड्रामा कंपटीशन रखा गया। शीतल और संजय को भी कोप भवन वाला दृश्य करने का मौका मिला, जिसमें केकई अपने 2 वरदान में भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए वनवास की मांग करनी थी। दोनों ने बहुत तैयारी करी। रिहर्सल करते वक्त संजय शीतल के और भी करीब आता है। आखिर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए शीतल और संजय के अभिनय को खूब सराहा गया। आखिरकार उन्हें पहला पारितोषिक भी मिला। जिन जिन को इनाम मिला उनके लिए अलग से रामलीला मैदान में, जहां दर वर्ष रामायण होता और जीते गए सहभोगियों को स्टेज पर सबके सामने सम्मानित किया जाता था, वहीं पर शीतल के कॉलेज को भी बुलाया गया। संजय मन ही मन सोच रहा था, वहीं पर मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा। वहाँ पवन भी सोच रहा था, बहुत हुआ मिलना मिलाना, अब उस आखिरी दिन में शीतल को अपना बना लूँगा। शीतल अर्पित के पास आकर पूछती है, अर्पित कुछ दिनों से मैं पवन से ज़्यादा घुल मिल रही हूँ,
यह तो तुम जानते ही हो, आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पवन के साथ घूमना फिरना सब जानते हो ना आप, फिर भी कभी कोई सवाल नहीं किया तुमने, क्यों अर्पित? तुमने सबने ताने मारे, यहाँ तक कि माँ जी ने भी मेरे चरित्र को लेकर कई सवाल उठाए, पर आपने मुझे कभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? अर्पित ने एक फीकी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा। शीतल का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी की है, मुझे तुम पर विश्वास है। प्यार कभी बंधन नहीं चाहता, बस खुशी चाहता है। अगर तुम पवन के साथ खुश हो तो मैं तुम्हें देखकर ही खुश रहूँगा कि मेरा प्यार जहाँ कहीं है खुश है, और मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूँगा। ये तुमसे किसने कहा अर्पित कि मैं पवन के साथ खुश रहूँगी? तुम्हें मुझ पर विश्वास होता तो तुमने जब मुझे पवन से पहली बार कॉफ़ी शॉप में बात करते देखा तो क्यों हम दोनों के बीच नहीं आए? विश्वास होता तो हक से हमारी बातें सामने आकर सुनते। विश्वास होता तो घर आने पर मुझसे हक से अधिकार से पूछते कि पवन के साथ क्या कर रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कॉफ़ी शॉप में था? अर्पित ने नज़रें नीची करते हुए कहा, मैंने तुम्हें वहाँ जाते देख लिया था और ये जानती थी कि तुमने भी मुझे देख लिया है। मैं इंतज़ार करते रह गई कि तुम बीच में आकर हक से हमारे बीच बैठोगे, पर तुम नहीं आए। जब तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकती तो उस बात पर भी विश्वास करना होगा जो तुम्हें उस वक्त बताई थी जब तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहते थे और मैंने पवन के बारे में सब कुछ बता दिया था। बचपन का प्यार, बचपन की नादानियाँ थी और उस नादानियों को पूरी तरह मैंने भुला दिया था। जानता हूँ शीतल, तुमने सब कुछ भुला दिया था, पर मुझे लगा पवन को देखकर शायद तुम्हारा प्यार जाग गया हो, तभी तो तुम कॉफ़ी शॉप में पवन से मिली थी और उसे वह सब भी बताया जो हमारे बीच में था। नहीं अर्पित, पवन को इसलिए नहीं बताई कि मेरा प्यार जाग गया था, बल्कि इसलिए बताई कि मैं तुम्हें वहाँ देख लिया था। मैं चाहती थी कि तुम हमारे बीच आकर पवन की बेतुकी बातों का जवाब दो। प्यार दिन और रात नहीं है जो बार बार भूले और जाग जाए। पवन ने माफ़ी मांगी, वहाँ तक ठीक था, माफ़ कर देती, पर जब उसने अपने प्यार का इकरार किया तभी तुम चुपचाप बैठे रहे। मुझे बहुत बुरा लगा। पवन जैसे इंसान को अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसा इंसान है, उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ, तभी तो वो मेरे पास लौटना चाहता था, पर इतनी आसानी से वो मुझे नहीं बताता। इसीलिए सच्चाई निकलवाने के लिए मैं उसके साथ मिली रही। कहीं न कहीं तुम्हारा विश्वास भी डोल गया था ना, नहीं तो तुम मेरे खुशी नहीं पति और प्यार का अधिकार जताते। मेरी खुशी पवन से है या तुमसे, यह तुम नहीं जान सके। जानता हूँ शीतल कि मैं तुम्हारी खुशी हूँ, पर पवन और तुम्हारी बातें सुनकर मैं डर गया था। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था, पर सच कहता हूँ, मुझे एक बार को सच लगा कि तुम पवन की बातों में आ गई हो। मेरा विश्वास कुछ पल के लिए ही डगमगा ज़रूर गया था। मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दो। शीतल आंखों को बड़ा करके घुमाते हुए कहती है, फिर एक गलती कर रहे हो, अधिकार से गले लगो। इन सारी और थैंक्स को बैग में भरकर कहीं फेंक आओ। दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शीतल ने अर्पित से कहने लगी, आज मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनाम मिलने वाला है, मैं चाहती हूँ तुम भी वहाँ आओ। मुझे पूरा यकीन है पवन मुझे पाने के सपने देख रहा होगा। अब मुझे उसको जवाब देना है, तुम आ रहे हो ना? हाँ मैं आऊँगा, कहते हुए अर्पित शीतल से कहता है, छोड़ो ना पवन को, क्यों टेंशन लेती हो? उसे तो कब का छोड़ दी थी, पर उसे अब आंख चुराकर नहीं, आंख मिलाकर हमेशा के लिए दूर करना है। अर्पित मजबूती से शीतल का हाथ पकड़ लेता है। स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। एक रो पर शीतल, संजय और शीतल के कुछ क्लासमेट बैठे थे। शीतल अपने बगल की सीट खाली रखी थी। ये सीट किसके लिए है? शीतल की एक सहेली ने पूछा। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, हस्बैंड के लिए। सुनकर संजय बोल उठा, तुम शादीशुदा हो? मेरा मतलब शादी की कोई निशानी नहीं पहनती तुम? जब दिल पर निशान छप गया है तो बाकी के निशान तो नाम के होते हैं, शीतल ने कहा। सुनकर संजय चुप हो जाता है। उसकी पहली क्रश शादीशुदा है सुनकर धक्का लगता है, पर शीतल के चमकते चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। वह मन ही मन सोचता है, क्रश तो हमेशा रह ही सकती है, शादीशुदा है तो क्या हुआ। तभी अर्पित वहाँ आता है। शीतल सबसे उसका परिचय करवाती है। सबसे मिलने के बाद सिर पर बैठ जाता है। अभी हंसी मजाक का कुछ ही समय बीता होगा कि शीतल की नज़र पवन पर जाती है। वह वहाँ से उठकर पवन के पास गई। खुशी खुशी पवन का हाथ पकड़ शीतल कहती है, पवन मैं चाहती हूँ जब मुझे इनाम मिले तो तुम मेरे साथ स्टेज पर आओगे ना मेरे साथ? चलो। वह उसे खींचने लगती है। पवन अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्या बच्चों जैसी कर रही हो, सब देख रहे हैं, स्टेज पर सबके सामने मैं क्यों? पवन हिचकिचाते हुए कहा,
क्यों पवन, सब देख रहे हैं तो देखने दो। मेरे साथ आने में अब भी शर्म आ रही है ना तुम्हें? तुम मेरे सर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये सोच रहे हो ना? नहीं तो, पवन हकलाते हुए कहने लगा। हाँ, ये ही तो बात है पवन, तुम्हें प्यार ने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे ईगो ने मेरे पास वापस आने के लिए मजबूर किया। जब तुम्हारा घर टूटा तब तुम मुझे तलाशने लगे, और जब पता चला कि मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा घर तोड़ने आ गए। तुम्हारे कारण ही मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पड़ोसी होने के नाते ही सही। तब तो एक बार उन्हें देखने तक नहीं आ सके, लेकिन जब प्रिया तुमसे आगे पढ़ने लगी तब भी तुम्हारे ईगो को हर्ट हुआ और तुम खुद लड़कर उससे दूर हुए और मेरे सामने प्रिया को गलत कहने लगे। कितने खुशगर्ज हो तुम अपने बराबरी की तलाश करते रहे। कम पढ़ी लिखी गंवारा नहीं थी और अपने से आगे प्रिया को तुम बर्दाश्त नहीं कर सके। प्यार ऊंच नीच नहीं, अमीरी गरीबी नहीं देखता, वो साथ देता है हर हाल में, हर परिस्थिति में। शादी के बाद अर्पित मुझे पढ़ा रहे हैं, वो भी मेरी इच्छा थी पढ़ने की और इन्होंने मेरी इच्छा का मान रखा। इन्होंने कभी मेरा मजाक नहीं बनने दिया, ना ही बनाया, बल्कि हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चलना सिखाया। जब मैं तुमसे अपने प्यार का इकरार करने आई थी तो तुमने मेरा तो छोड़ो, प्यार का ही मजाक बना दिया था। तुम शादी से इनकार करते, मुझे दुख नहीं होता, लेकिन प्रेम को रुपया और पढ़ाई में तोल दिया तुमने। मेरे बिना तो तुम सदा पूरे ही रहे थे, लेकिन आज अर्पित के बिना मैं अधूरी रह जाती। आज तुमने भी तो मेरा और मेरे प्यार का मजाक ही बनाया ने शीतल। फिर क्या फ़र्क रह गया तुम में और मुझ में? पवन ने आंखें नीची करते हुए कहा। मैंने प्यार का कोई मजाक नहीं बनाया। आज भी तुम शर्मिंदा हुए और साथ आने से घबराने लगे, शीतल ने कहा। शीतल ने कभी तुम्हारे प्यार का मजाक नहीं बनाया है, वो सिर्फ गलत और सही बता रही है, तुम्हें हकीकत का आईना दिखा रही है, प्यार के मायने बता रही है। तुम जानते थे अपनी ज़िंदगी में शीतल खुश है, लेकिन उसकी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, उसका आगे बढ़ना तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ठोकर लगने के बाद तुम खुद को पूरा करने के लिए इसके पास वापस आना चाहते थे। तुम्हें कोई प्यार नहीं था, इसीलिए तो अभी तक जब भी तुम्हें सबके सामने चलने के लिए इसने कहा तो तुम घबरा गए। क्यों घबराए? कोई भी स्त्री या पुरुष कभी अधूरे नहीं होते, वो सदैव पूरे ही होते हैं। कमियां या खूबियां ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है, अर्पित ने पवन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पवन की नज़रें झुक गई। तभी स्टेज पर शीतल का नाम बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुकारा गया। शीतल अर्पित और संजय के साथ स्टेज पर पहुंच गई। अर्पित और शीतल पूरी तरह से हाथ थामे एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ थे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।